अपने दर्शकों को हम सबसे पहले बता दें, एक नंबर नोट कर लीजिए 01161362114। एक बार फिर से 01161362114। और ये नंबर इसलिए कि अपने घर बैठे फोन मिलाएं। हमारे पास वो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर्स आपको सही और उचित सलाह इस वक्त में देंगे। और इस फोन को मिलाने के लिए इस बात की देरी ना करें कि आपके पास उचित सवाल नहीं है। जो भी सवाल आपके दिल में कोरोना से जुड़ा हुआ आ रहा है, वो सवाल डॉक्टरों के सामने रखें। हो सकता है केवल वो आपका ही सवाल ना हो, बहुत सारे दूसरे लोगों का भी वही सवाल हो। तो डॉक्टर सुनील सिंघल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आईएमए ईस्ट दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल, अब हम देख रहे हैं कि मामले 3,20,000 के करीब करीब आने लगे हैं। जो मौतों की संख्या थी उसमें भी कमी आई है। लेकिन फिर भी पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की भी बात में बताएं और उसके साथ साथ पूरे देश में। देखिए राजीव, जो स्थिति है अभी पहले से कुछ बेहतर है। कोरोना के केसेस कम हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है, जैसा कि हम स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं। और अस्पतालों में भी अभी बेड्स की अवेलेबिलिटी है और सरकार ने कुछ नंबर ऑफ बेड और नंबर ऑफ आईसीयू बेड भी इंक्रीज किए हैं। जहां तक दिल्ली एनसीआर का सवाल है, ऑक्सीजन अभी तो यहाँ अच्छी तरह से मिल रही है। हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की अभी कमी नहीं है और हमें ऑक्सीजन टाइम पे और ठीक तरह से मिल रही है और हम पेशेंट्स का इलाज भी कर पा रहे हैं। बट जैसे कि आप 2-3 हफ्ते का देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, उसके कारण केसों में कमी आई है। बट फिर मेरी जनता आवाम से रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन ही एक जरिया नहीं है। हम कितने ही बेड बना लें, हम कितने ही आईसीयू बना लें, हम कितने ही वैक्सीनेशन बना लें, बट जो एक बेसिक चीज है जो मैं आपके माध्यम से हमेशा बोलता हूँ कि एक मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी एक बेसिक चीज है, जो इस कोरोना के इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने में हमारी मदद करेगी, उसको सब फॉलो करें। और वैक्सीन लगने के बाद भी हम ये ना सोचें कि हमें वैक्सीन लग गया है तो अब हमें बीमारी नहीं होगी। बीमारी हमें तब भी हो सकती है वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन से पहले भी आप ये जो प्रोटोकॉल है कोविड का, ये मास्क लगाना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको फॉलो करते रहें। डॉक्टर सिंघल, अपने सवालों के साथ दिल्ली से ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको भी लगातार इस वक्त देख रहे हैं। अरविंद है दिल्ली से। अरविंद, सवाल पूछिए। अरविंद जी, सवाल पूछिए। हाँ जी जी, सवाल पूछिए अरविंद जी। टीवी को मत देखिए, टीवी में अपना जवाब मत सुनिए। अभी आप सवाल पूछिए और उसके बाद आप जवाब सुन सकते हैं। हाँ जी, अरविंद शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, सवाल ये है जी, अरविंद जी, आप टेलीविजन पर ध्यान दे रहे हैं, आप एक बार टेलीविजन बंद करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। डॉक्टर सिंघल, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप जो बता रहे थे, जिस तरीके से मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी क्या माना जाए कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद स्थिति कंट्रोल में आती हुई दिख रही है? हाँ, अभी तो हाल फिलहाल हम देखें तो स्थिति हमें लग रही है कि कुछ स्थिति कंट्रोल में है। जैसे मैंने भी पहले भी ये टर्म यूज की, सेल्फ लॉकडाउन। सेल्फ लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम ये समझें कि लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, पर हम अपने ऊपर एक लॉकडाउन बना के रखें। और उस लॉकडाउन का मतलब ये है कि अगर हमें आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो घर से बाहर जाएं और नहीं तो घर से बाहर ना जाएं। और जो हमारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, उन नॉर्म्स को पूरा करें, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें और सैनिटाइजेशन भी करें। ठीक है। डॉक्टर अनिल जी कानपुर से आ गए हैं। आपके सवाल, आपके जवाब के बीच बीच में लोगों की भी बात सुनते रहें। अनिल जी, सवाल पूछिए। मैं सर ये चाहता हूँ, कानपुर में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो लोग मास्क नहीं लगा के घूमते हैं। ये कमियां क्यों नहीं खत्म हो रही सर जी? बहुत सी कमियां हैं। कोई भी आवाज उठाना चाहता है तो उठा नहीं पाता है सर। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर साहब, जी बोलिए। देखिए, इसके लिए मैं पहले आपसे भी जन आवाम से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये मास्क हम लोग सब पहने हैं। ये मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमारे बचाव के लिए ही है, किसी और के बचाव के लिए नहीं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि हम
निज पर शासन फिर अनुशासन। जब तक हम अपने ऊपर काबू नहीं करेंगे तो ये बीमारी कंट्रोल नहीं होने पा रही है। और जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि स्ट्रिक्ट लॉ रिफॉर्म्स लाए कि जो लोग मास्क नहीं पहने उनके ऊपर चालान कटें उनके, या उनको जेल में बंद कर दिया जाए, या उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई। भारी पेनल्टी लगाने। जी आपने सुना डॉक्टर साहब का जवाब। हालांकि आपने उनसे जो सवाल पूछा वो आपके स्वास्थ्य या किसी की स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा नहीं था। आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, अगर मास्क नहीं लगाएंगे आप तो कोरोना का वायरस आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए तमाम कमियों को किनारे रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए हाथ। और इस बीच अरविंद जी हमारे साथ एक बार फिर से दोबारा जुड़ गए। अरविंद जी बिना देरी के अपना सवाल पूछिए और उसको बाद में सुनिए टीवी पे। चलिए, लगता है संपर्क नहीं सध पा रहा है अरविंद जी से। डॉक्टर साहब, अभी जो स्थिति है, तमाम ऐसे मामले यहां पर निकल कर आ रहे हैं कोरोना के इस दूसरी लहर के बीच में, और बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीन को लेकर भी परेशान हैं इस वक्त कि उनको वैक्सीन कब, कितनी, किस तरीके से उनको लगनी चाहिए। तो वो कौन कौन से खास ऐसी बीमारियां हैं जो अगर किसी को लगी हुई हैं तो वो वैक्सीन से परहेज करे, और उसके अलावा बाकी सब लोग बिना किसी सवाल को दिमाग में रखे हुए वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़े अगर वैक्सीन मिल रही है तो? देखिए, जैसे हम लोग पहले भी कह रहे हैं कि कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है वो वैक्सीन लगवाने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी कारणवश, किसी बीमारीवश, या उनका कोई ऐसा इलाज चल रहा है, वो लोग सिर्फ वैक्सीन नहीं लगवा सकते। बाकी सब लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। और सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछले एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में पॉलिसीज में जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाए, या वो सेंटर का मुद्दा है या स्टेट का मुद्दा है। और मैंने फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, उन सबको लूप इन किया जाए कि वो लोग रोप इन होने के बाद वैक्सीन अपने क्लिनिक्स पे लगाएं, अपने अस्पतालों में, छोटा हो या बड़ा हो, अस्पतालों में वैक्सीन लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर डे में वैक्सीन लगाया जा सके। डॉक्टर सुनील सिंघल, ये हम सभी का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए। मैं इस बीच नीलम जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। नीलम जी दिल्ली से दर्शक हैं, देख रही हैं। नीलम जी, क्या समस्या है आपकी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर सुनील सिंघल से? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नीलम जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे को ये पूछना था, पिछले अभी 10 दिन से मेरे को कभी 99 फीवर रहता है, और पूरे दिन में 1 या 2 बार 99, उसके बाद 98.4 हो जाता है, फिर पूरे दिन ऐसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, ना सर्दी, ना खांसी, ना जुकाम, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, ना थकावट। पिछले साल मैं कोविड पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे जानना था कि ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जो ये बुखार है 99.7 तक अगर आपका बुखार रहता है तो इसको हम अमूमन तौर पे बुखार नहीं मानते। अगर 99.7 से आपका 99.8 या 100 बुखार आता है तो आप बुखार मानिए। कई बार अभी मौसम गर्म है, इसमें हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको अगर और कोई सिम्टम नहीं है तो आप परेशान ना हो, चिंता ना करें। पानी ज्यादा मात्रा में पिए और लिक्विड ज्यादा मात्रा में पिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी टेम्परेचर आपका बढ़ता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है। पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट करते रहें। नीलम जी, ये जो भी जिसको आप बुखार मान रही हैं, डॉक्टर साहब के मुताबिक बुखार नहीं है तो घबराएं नहीं, किसी तरह की शंका को दिल में ना लाएं। लेकिन ये बात जरूर है कि मास्क जरूर लगाएं। अभी कोविड का वायरस किस तरीके से, कहां, किसके जरिए किस तक पहुंच जाए, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इन तमाम चीजों को यहां पर देखें और उसको ध्यान में जरूर रखें। डॉक्टर सुनील सिंघल, बच्चों को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं इस वक्त कि दूसरी लहर में अगर स्थिति ये हो गई है, तीसरी लहर के बारे में अंदेशा जताया जा रहा है बच्चों को लेकर। हम ऐसा क्या करें आमतौर पर जो लोग घरों में हैं कि वो बच्चों को इस तरीके से तैयार करें, क्योंकि बच्चे पहले ही घर में बंद हैं, घुट रहे हैं, एक ट्रॉमा में हैं, कि वो इस कोविड का शिकार ना हो? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ, बार बार फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को एक तो जो आउटडोर एक्टिविटी है वो ना कराएं,
छत पे या कहीं अपने घर में ही एक ऐसी जगह क्रिएट करें जहां कोई वो मेडिटेशन या योगा या कोई छत पे ही वॉक कर सकें। और आउटडोर गेम्स में सिर्फ ये कर सकते हैं, और जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनकी आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा सा अनुबंधित रखें। और जो मास्क है और जो सैनिटाइजर है और सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर मैं ये दोहराता हूं, अगर हम ये चीजें तीनों फॉलो करेंगे तो आपको कोविड होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं अगर आप इन सब चीजों को फाइनल करते हैं। और जो 18 साल से कम के बड़े बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जा रही है। तो ये एक छोटे से प्रोटोकॉल हैं। पानी ज्यादा पिएं, लिक्विड ज्यादा पिएं, फ्लूइड ज्यादा लें, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं, जंक फूड ना खाएं, कैंड फूड ना खाएं, ये सब चीजों का और आप फॉलो करें। बाजार से खाना ना मंगाएं, बाजार का खाना ना खाएं, ये सब चीजें फॉलो करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम एहतियात बरतेंगे तो हमारी बीमार होने की संभावना कम हो जाए। छोटी छोटी सावधानियां हमको बहुत बचा सकेंगी, और अगर बचा लेंगी हमको ये सावधानियां तो हमारे पास सवाल नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, एक लोगों को इलाज के लिए लोग कोरोना संक्रमित हैं या नहीं हैं, अभी लोग इसी में जूझ रहे हैं क्योंकि टेस्ट में भी टाइम लग रहा है। इस बीच गोवा से खबर आई कि वहां पर 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए आइवरमेक्टिन लेना अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई है। एक वजह यह कि ऐसा क्यों किया गया होगा, और जहां तक ज्यादातर जो हम प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, कई डॉक्टर्स ने हमको ये भी बोला कि आप आइवरमेक्टिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, या बीटाडीन के गरारे कर सकते हैं, कम से कम आप अपने शरीर को ठीक रख सकेंगे। क्या ये तमाम दवाइयां सेफ्टी पर्पस के तौर पर ठीक है, या फिर इनको बिना डॉक्टर की इजाजत या सलाह के लेना नहीं चाहिए किसी को? देखिए, ये आइवरमेक्टिन का सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, और हम देख रहे हैं कि एक WHO की आज गाइडलाइन निकली है, उसमें कहते हैं कि आइवरमेक्टिन को इलाज में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो स्टडीज आई हैं बांग्लादेश से या बाकी कंट्रीज से, उसमें ये देखा गया है कि जो आइवरमेक्टिन है ये एंटीवायरल का काम करती है, और इनिशियल फेज में अगर इसको दिया जाए तो वायरल लोड कम हो जाता है। और जैसा कि हम लोग सब रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको एज ए आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस लेनी है तो आइवरमेक्टिन आज लें, और 7वें दिन लें, 30वें दिन लें, और हर महीने यानी 30वें दिन हर महीने एक 12 mg की गोली आप रिपीट कर सकते हैं अगर आपका वजन 35 या 40 किलो से ज्यादा है या 12 साल से ज्यादा आपकी उम्र है। तो ये आइवरमेक्टिन एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी यूज की जा रही है कि एक लोगों को एक मास लेवल पे आइवरमेक्टिन दी जा रही है, और अगर बीमारी हो जा रही है इनिशियल फेज में तो भी आइवरमेक्टिन 3 दिन के लिए 12 मिलीग्राम दे दें, और उसके बाद वो आप 5वें दिन, 7वें दिन और फिर 30वें दिन उसको ऐसे ही जैसे रिपीट करते थे महीने में एक बार ले लें। तो कुछ डॉक्टर्स इसको यूज कर रहे हैं, और ऐसा पाया गया है कि इसको यूज करने से जो इलनेस है वो कम हो रही है या इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो आइवरमेक्टिन मेरे ख्याल से आज यूज कर आप लोग आइवरमेक्टिन ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन वायरल लोड को कम करती है, लेकिन वायरल लोड को कम करने का एक और तरीका है, आप गरारे रोज जरूर करें। दिन में कम से कम एक बार या अधिकतम 2 बार आप भाप भी ले सकते हैं, वो भी आपके तमाम पैसेज को क्लियर करेगी और आपको एक तरीके से फ्री फ्रॉम कोविड रख सकती है, अगर आप इसके साथ साथ मास्क जरूर लगा रहे हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के रूपनगर भाखड़ा नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मिलने से हड़कंप मचा। इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो उसके हाथ पैर फूल गए। हालांकि प्रशासन ने इन इंजेक्शन की जांच का विषय बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये भाखड़ा नहर में मिली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप है। किस वजह से ये इंजेक्शन यहां पर पड़े हुए मिले और कहां से इंजेक्शन सारे यहां पर आ गए, क्या किसने इनको नहर में फेंक दिया, ये एक बड़ा सवाल है। खेप काफी बड़ी है, काफी सारे इंजेक्शन हैं, तो इसके बारे में पुलिस ने तो साफ कहा कि वो जांच कर रहे हैं, लेकिन आई कहां से, और एक बड़ी खेप है, काफी ज्यादा वायल्स हैं, काफी ज्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं, जो यहां पर किस तरीके से पहुंचे, ये बड़ा सवाल है।
इस महामारी के दौर में प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी लगातार पैसे के लिए अपना जमीर तक बेच दे रहे हैं। ऐसे कुछ एक मामले सामने हैं जिसमें फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अस्पताल में आए मरीजों से बचे हुए इंजेक्शन को लेकर 30,000 रुपए तक में बेच देते थे। चारों आरोपी प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर, अटेंडेंट के तौर पर काम करते थे। ये कल हमने हमारी सीआईए बोलो और सीआईए छप्पन के कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है, 1 बच गया 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपना पेशेंट ले जाए, लेकिन उनसे बचा के इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मासिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आगे ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया। ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। डॉक्टर सुनील सिंघल इस वक्त आपके ये तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल, लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जो लोगों के वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमें वैक्सीन लगने में देरी हो जाती है तो क्या पहली वैक्सीन का असर हमारे ऊपर कम हो जाएगा, और कुछ लोगों का नई आ रही एक दवा जिसको DRDO ने यहाँ पर रिसर्च के बाद बनाया है 2DG जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी लेकर लोग तमाम बातें पूछ रहे हैं कि क्या इन दवाओं और वैक्सीनेशन के चलते हम कोरोना से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर सिंघल, देखिए, जो जिन लोगों को पहला डोज लग गया है और दूसरा डोज लगने में देरी हो गई है किसी कारणवश, तो वो घबराए ना, उससे कोई चिंता का विषय नहीं है। जो दूसरा डोज है वो 1 महीने से लेकर और 3 महीने के अंतराल पे लगाया जाता है। तो अगर किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश या अवेलेबिलिटी की वजह से उनका वैक्सीन लेट हो गया है तो उससे घबराए ना और दूसरा वैक्सीन वो लगवा लें। और दूसरी बात, जो ये दवाई 2DG आ रही है, ये एक तरह की एक एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है जिसको एक इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और DRDO ने ये दवाई बनाई है और इसको काफी कारगर माना जा रहा है कि अगर हम इसको और एंटीवायरल दवाई के साथ दें या हम इसको रेमडेसिविर के साथ दें या फेविपिराविर के साथ दें या और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ इसको दें, तो इससे काफी वायरल लोड कम हो जाता है और पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो काफी कम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, सुरेश जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। जैन साहब, अपना सवाल पूछें। अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क एक बार फिर दिक्कत आ रही है संपर्क में, लेकिन ये जो दवाई है 2DG, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसी जो रिसर्च सामने आई थी और उसके बाद ये पता चला था कि 110 लोगों पर इसका टेस्ट किया गया, उनका कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई पॉजिटिव से। क्या ये पाउडर फॉर्म में दी जाने वाली दवाई सिंगल डोज की तरह ट्रीट की जाएगी या फिर इसके साथ और भी तमाम दवाइयों को, क्लब ऑफ मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाएगा, तब ये असरकारक रहेगी? देखिए, इस दवाई के साथ सारी दवाई भी दी जा रही हैं और इस दवाई को एक तरह से जैसे हम एक गोली की तरह से या गुड़िया की तरह से पानी में मिलाते हैं और जैसे हम एक एफरवेसेंस उससे बनता है और उस पानी में मिला के इस दवाई को, उस गुड़िया को पिया जा रहा है। खाली ये दवाई नहीं है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और इस दवाई के साथ बाकी ट्रीटमेंट भी चला रहेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इस दवाई को देने के बाद जो नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है वो काफी जल्दी नेगेटिव हो रही है, जबकि अनुमान तौर पे उसको नेगेटिव होने में 10 से या 14 दिन या इससे ज्यादा दिन भी लग जा रहे हैं। तो बाकी ट्रीटमेंट तो आपका चालू रहेगा, उस ट्रीटमेंट के साथ ये दवाई भी दी जाएगी। और जैसे कि अभी 110 या 111 लोगों पे इसकी प्रयोग हुआ है, अभी जो सेकंड फेज में इसको काफी लोगों के पास प्रयोग किया जा रहा है और जैसे ही हमारे पास डाटा और आंकड़े आएंगे उसका उपयोग हमें और ज्यादा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर। इंदु बाला जी हमारे साथ जौनपुर से इस वक्त जुड़ गई हैं। इंदु बाला जी, सवाल पूछें। जी भाई साहब, हम नमस्कार। नमस्कार। हम जिला उपाध्यक्ष इंदु बाला सिंह बोल रहे हूँ।
ये कोरोना महामारी जो चला है, इसके लिए जो ये इंजेक्शन लग रहा है 18 साल के ऊपर वालों को, तो बुखार हो जा रहा है, मिचली आ रही है और कभी कभी चक्कर दे रहा है, तो इसके लिए क्या करें? डॉक्टर सिंघल, देखिए ये सविता जी, जी जी बोले डॉक्टर सिंघल, पूरी तरह से इनके तमाम आशंकाओं को दूर कर दे, क्योंकि कई लोगों का सवाल है। देखिए सविता जी, जैसा कि हम किसी भी इंजेक्शन के बाद देखते हैं, ये जो छोटे छोटे साइड इफेक्ट हैं, जैसे थोड़ा बुखार आना, उल्टी आना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उस जगह का लाल होना या उस जगह पे पेन होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंजेक्शन लगने के बाद, अमूमन कोई भी इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद ये साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो इन साइड इफेक्ट से घबराएं ना। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत है तो रिपोर्ट करें आपके जो मेडिकल ऑफिसर है उनको, या आपको बुखार आ रहा है या और भी दिक्कत आती है तो मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट करें। वो आपको यथासंभव दवाई देंगे और आपको बताएंगे, और आपको अगर वो देखेंगे जांच करने के बाद ज्यादा दिक्कत है तो सलाह देंगे, और अगर आपको भर्ती की जरूरत है तो भर्ती की जरूरत देंगे। अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि 90 to 95% केसेस में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक पैरासीटामोल की गोली खाने से, या अपने आप को हाइड्रेट रखने से, या अगर लोकल जैसे आपको लग रहा है कि कुछ लालीपन उस पे आ गया है जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है, तो एक रुमाल में या कपड़े में बर्फ रख लें और बर्फ रख के उसकी सिकाई करें। गर्म से कभी सिकाई ना करें, सिर्फ बर्फ से सिकाई करें, तो उससे आपको एक आराम मिलेगा। और आपको बुखार आ रहा है तो बुखार में भी आराम मिलेगा अगर आप एक पैरासीटामोल की गोली लेते थे। अगर आपको इसके बाद आराम नहीं आता, जैसे कि 2 से 5% केसेस में होता है, तो आपके जो मेडिकल ऑफिसर हैं जहां आपको टीका लगाया है उनसे संपर्क करें, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करें। डॉक्टर सिंघल, अधिकतर मामलों में जो आजकल मामले सामने आ रहे हैं, और खास तौर पर वो मामले जिसमें कोविड-19 के मरीज अब हमारे बीच में नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है कि अधिकतर मामलों में कोविड की गंभीरता दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ उनकी मौत की एक वजह भी सामने आ रही है, इसमें कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। क्या कोविड-19 वायरस और कार्डियक अरेस्ट ये इंटर रिलेटेड है आपस में? क्या इस तरीके से शरीर में कोरोना का वायरस ऐसी स्थिति पैदा कर देता है? देखिए राजीव जी, सवाल को मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा। पहला तो ये है कि जो ये हमारा इस बार का कोविड वेव 2 है, इसमें जो हमारे यंग लोग हैं, जो 30 से और 50 के बीच के लोग हैं, इनमें देखा जा रहा है कि संक्रमण काफी सीवियर है। और हम देखते हैं कि आज हमारे पास मरीज आया है जो ठीक है और वो भर्ती होने की स्थिति में नहीं है, हम उसको घर में दवाई दे देते हैं, 1 या 2 दिन में काफी सीरियस होके आ जाता है, और उसका जो सीटी स्कैन है या जो एक्सरे है वो काफी खराब हो जाता है, और उसकी ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा यंग लोगों में काफी देख रहे हैं, और फिर उनको काफी हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, और बहुत लोगों की जान भी जा रही है, ऐसा हमें देखने के लिए मिला है। तो दूसरा सवाल जो आपका है, ये तो पहले वाला तो कारण है कि जो कोरोना की संक्रमण है, जो इसमें म्यूटेशन आई है उसकी वजह से। दूसरा सवाल जो आपका है कि क्या ऐसे में कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक इलनेस हो रही है। देखिए, जो कोरोना की बीमारी है, इसमें शरीर के अंदर कुछ थक्के जम जाते हैं, और वो थक्के किसी भी ब्लड वेसल में या धमनियों में हो सकते हैं। वो धमनियां हमारी लंग्स की भी हो सकती हैं, जो छोटी छोटी, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, या हमारी जो छोटी मीडियम साइज आर्टरी हैं, स्मॉल आर्टरीज हैं, उनमें हो सकते हैं। अगर मीडियम साइज या स्मॉल साइज आर्टरी या एंड आर्टरी जिनका कोई दूसरा सिरा नहीं है, जो कि हमारे हार्ट या हृदय में भी होती है, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अगर ये थक्का उन आर्टरीज में जम जाता है तो वहां जाके हमें नुकसान करके हार्ट अटैक कर सकता है। और ऐसी स्थिति में, हार्ट अटैक की स्थिति में अगर हम ईसीजी करते हैं तो हम तुरंत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, तो हम जान बचा सकते हैं। कुछ ही ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा रखी है, और फिर जाके मरीज की जान बचाई जा सकती है, अगर वो कारण उनका हार्ट अटैक या उनकी हार्ट की नस ब्लॉकेज की वजह से है। ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसी बीमारियां कोमॉर्बिड के साथ में, या हमारी एक फ्रेश यंग अडल्ट में ऐसी समस्या आ रही है कि उसकी धमनी में रुकावट आ जाती है, और उसको एकदम से कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, वो ऐसी स्थिति देखी जाए। सुरेश जैन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिंघल, सुरेश जैन जी अपना सवाल पूछे बिना रुके। डॉक्टर नमस्कार जी नमस्कार, बोले। हाँ जी, 19 मार्च को वैक्सीन लगवाई थी,
हेलो, बोलते रहिए। 19 मार्च को वैक्सीन लगवाई थी, तो अब मैं सरकारी में तो मेरी लगती नहीं क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ। प्राइवेट में लगवाई थी, तो प्राइवेट में अब वैक्सीन आ रही थी, क्या करूँ मैं, काफी दिन हो गए। देखिए जैन साहब, जो आपने वैक्सीन लगाई है, आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी में वैक्सीन नहीं लगेगा। पहले भी हार्ट पेशेंट हैं या नहीं है तो भी सरकारी में लग रहा था और अब भी लग रहा है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है और आपको पहले वैक्सीन लग चुका है तो आप अपना दोबारा से कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लें और दूसरी वैक्सीन की डोज लें। डोज लगाई जा रही है, जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको दूसरी डोज लगाई जा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत सिर्फ आ रही है जो नए डोज हैं, जिनके सेंटर्स नए नहीं बन पाए अभी और वो काफी रश है, वहां पे काफी लंबा आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। जिनको पहले डोज लग चुकी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी दूसरी डोज लगवाई। ठीक है सुरेश जैन जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील सिंघल ने आपको तमाम चीजें साफ कर दी है। डॉक्टर सुनील सिंघल, दूसरी वेव का सामना हम कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं तमाम जगह से कि हम तीसरी वेव हमारे पास कभी भी आ सकती है। क्या ये वायरस की प्रकृति है? क्या कोविड वायरस ऐसा ही है कि ये अलग अलग वेव में म्यूटेट होकर सामने आता ही रहेगा? पहली वेव के बाद दूसरी वेव आ गई, हम तीसरी की बात कर रहे हैं। क्या हम 4th, 5th, 6th, 7th, कोई तो लिमिट होगी इस वायरस की कि ये वायरस का म्यूटेशन रुके? क्या ये वायरस लगातार म्यूटेट करता रहेगा? क्या इस बारे में कुछ क्लैरिटी आप दे सकते हैं? देखिए राजीव जी, जो आरएनए वायरसेस हैं इनमें म्यूटेशंस आती रहती हैं और लगातार सालों साल, शताब्दी तक म्यूटेशन आती रहती है। अगर जैसे हम स्वाइन फ्लू का वायरस देखें तो 1919 में हमारा एक पेंडेमिक आया था और फिर कुछ 10 साल पहले फिर स्वाइन फ्लू आया था। तो वायरस आर टेंड टू गेट म्यूटेट, इनमें म्यूटेशन तो आती रहेंगी, लेकिन अब सेकेंड वेव या थर्ड वेव या फोर्थ वेव या फिफ्थ वेव ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और हम मान सकते हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, और ये आशंका हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या छोटे बच्चों को इफेक्ट करेगा या और ज्यादा ओल्ड एज वालों को इफेक्ट करेगा, या ऐसी रहेगी, या वो माइल्डर म्यूटेशन होगी या लीथल म्यूटेशन होगी। ऐसा कहना भी अभी संभव नहीं है, ये तो म्यूटेशन के बाद ही पता चलता है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा और बार बार कहा, फिर मैं दोबारा कहूंगा, सारे दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम प्रॉपर बिहेवियर अपनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो कितना भी इसमें म्यूटेशन आए हम इसकी चेन को ब्रेक कर देंगे और ये वायरस बहुत कम हो जाएगा, फैल नहीं पाएगा, और इसकी चेन ब्रेक होने से, रुकने की वजह से ही हम इस महामारी पे काबू पा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यही हमारे पास एक ऐसा उपाय है। मैं फिर कहूंगा, हम कितने बेड बनवा लें, कितने वेंटिलेटर ले आए, कितने वैक्सीनेशन ले आए, कितने दूसरे तरीके ले आए, तब तक हमारा ये चेन ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम कुछ सावधान नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर कुछ चेतना नहीं आएगी कि हमें इस वायरस को हराना है। अगर आज मैं सोच लूं, मेरा पूरा जन आवाम ये सोच ले कि मुझे इस वायरस को हराना है, मैं मास्क पहनूंगा, सैनिटाइजर करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा, अन्यथा घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो हम इस वायरस पे जल्दी से जल्दी काबू पा लेंगे और हम इस बीमारी पे भी जल्दी से जल्दी काबू पा लेंगे। और थर्ड वेव आए या फोर्थ वेव आए, वो इतनी खतरनाक नहीं होगी और हम सब सेफ रहेंगे। अखिलेश जी जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सवाल पूछिए। एक बार फिर अखिलेश जी सवाल पूछे अपना। हाँ, हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, यही कह रहे हैं कि बताइए, इतना अकाल पड़ा हुआ है क्षेत्र के अंदर, बताइए लोग इतना मर रहे हैं कि हम क्या बताएं, इसकी कोई दवा अभी तक नहीं ली जाए। अखिलेश जी, एक बार फिर से आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, जो कोरोना से मर रहे हैं इसको बचाइए, कोरोना की बीमारियों को थामिए। अखिलेश जी, हम फिर आपसे यही डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी को रोकने के लिए, थामने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग किस रूप में चाहिए कि आप मास्क पहने और आपके गांव के जितने आसपास के लोग हैं सबको समझाएं कि मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। अगर आमने सामने वाले दो लोग मास्क पहन रहे हैं तो इस बीमारी को हम कम से कम 99% तक कम कर सकते हैं कि आपको होने की संभावना कम हो जाती है। और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर करते हैं तो 100% ही आपका उपाय है कि आपको बीमारी नहीं होगी। तो इसको हम बचाने के लिए, या देश को बचाने के लिए, या आप अपने गांव को बचाना चाहते हैं,
तो सब जन आवाम में यही बात पहुंचाएं कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर करें, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे और आप पूरे देश की मदद कर पाएंगे। अखिलेश जी, आपको जवाब मिल गया होगा अपना डॉक्टर सुनील सिंघल की तरफ से। डॉक्टर सुनील, वैक्सीन को लेकर कई सवाल और भी आ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर लोगों की तरफ से अगर सवाल आ रहे हैं तो ये एक जागरूकता को भी बताता है कि लोग वैक्सीन को लेकर अब जागरूक हैं। एक सवाल बहुत ही अलग आया और वो ये आया कि ये जो वैक्सीन है ये हमें कितने वक्त तक की सुरक्षा दे रही है? क्या ये हमें अनंत काल की सुरक्षा दे रही है? जैसे कई सारी वैक्सीन बचपन में लगती हैं, वो वैक्सीन अलग होती हैं। इस वैक्सीन का पीरियड क्या है? क्या हमें वैक्सीन फिर से दोबारा लगवाने की जरूरत है ऐसी डोज में आगे आने वाले दिनों में? देखिए राजीव जी, जो ये वैक्सीन है कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसको जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और ये नई तकनीक से बनाई गई वैक्सीन है। और इसके बाद कितने दिन ये इम्यूनिटी देगी? देखिए वैक्सीन हमने आज बनाया, आज हमने लगाया और हम ये रिसर्च करते हैं कि कितने दिन तक इसकी एंटीबॉडीज रही, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन को बने हुए भी आप देख रहे हैं कि ये जनवरी, फरवरी और मार्च से लगना शुरू हुआ और उसके लगने के बाद जो एंटीबॉडीज बनने का पीरियड है अभी मई चल रहा है। अगर हम देखें तो इसके ट्रायल नवंबर से शुरू हुए या अगस्त के बाद शुरू हुए, तो अभी हमें ये कहने में बड़ा मुश्किल है या बड़ा कष्ट है कि कितने दिन तक इसकी एंटीबॉडीज रहेंगी। लेकिन चूंकि अब तक जैसे 6-8 महीने हो सके हैं, तो 6-8 महीने के बाद देखा गया है कि एंटीबॉडीज हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि 6-8 महीने तक तो एंटीबॉडीज हैं। और कितने समय तक रहेंगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम आपको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे कि वैक्सीन की सेकंड बूस्टर या थर्ड बूस्टर कब लगाया जाएगा। जैसे देखिए स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन हम कैसे लगाते हैं कि हर साल उसमें म्यूटेशन आती है और हर साल हमें वो वैक्सीन दोबारा लगाना पड़ता है। कभी म्यूटेशन जनवरी फरवरी में आ जाती है, कभी जून जुलाई में आती है, कभी अगस्त सितंबर में आती है, तो म्यूटेशन के हिसाब से वैक्सीन चेंज हो सकता है। और ऐसे ही है जैसे वैक्सीन है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि कितने दिनों के बाद आपको रिपीट वैक्सीन लगाना पड़ेगा, पर एज ऑफ नाउ जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक वैक्सीन पहला लगाने के बाद दूसरा वैक्सीन 6 या 8 हफ्ते के बाद लगा रहे हैं और इम्यूनिटी हम कुछ महीनों के लिए देखते हैं कि उसमें डेवलप हो। डॉक्टर सिंघल, अभी जो हालात हैं आंकड़ों को लेकर हम ये देख रहे हैं कि अब लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं, ठीक होने वालों की भी संख्या काफी ज्यादा है और जो नए केसेस थे इन्फेक्शन के वो भी कम हो रहे हैं। अब अदर देन कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इसके अलावा क्या लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ अलग तरीके के चेंजेस लाने होंगे जिससे आगे आने वाले दिनों में हम इस कोरोना का मुकाबला करने में सक्षम बने रहें? वो कौन से उपाय हो सकते हैं जो घर में या अपने काम करते हुए लोग अपनाएं कि उनको कम से कम अस्पताल के बिस्तर तक ना जाना पड़े? देखिए ये तीनों चीजें तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। इसके अलावा हम ये ध्यान रखें कि एक तो हम सोशल गैदरिंग्स कम कर दें, जो हमारी पार्टियां हैं, शादी हैं, ब्याह हैं, इसमें गैदरिंग्स कम करें और एक छोटी सी गैदरिंग में हमें पूरा करना पड़ेगा और ये हमें अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। जो हमारी बड़ी बड़ी गैदरिंग, बड़े बड़े फंक्शन होती हैं वो खत्म कर दें। जो मीटिंग्स हैं, हमारी घर में भी जो मीटिंग हो रही है या 2 फैमिली के 2 परिवार के लोग मिलते हैं, वो भी जब मिलें तो मास्क पहन के रखें। कोई दोस्ती में, हम फ्रेंडशिप में भी जाएंगे आगे तो हम ये ध्यान रखें कि फिर भी हम मास्क पहन के रखें। ये ना सोचें कि ये मेरा दोस्त है इससे तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता। कोई भी कैरियर कोरोना का हो सकता है। जिसको एक बार कोरोना हो सकता है, हो गया, वो भी दोबारा कोई कोरोना का वायरस लेके किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमें नॉर्मल नॉर्म्स में लाना पड़ेगा कि मास्क हमारा लाइफ का डेली एसेंशियल चीज है। दूसरी चीज रही खान पान की, तो खान पान में जैसे मैंने रहा, अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिएं, लिक्विड फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा रखें, जंक फूड ना खाएं और फलों की और फ्रूट्स की और वेजिटेबल, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, उनकी मात्रा आप ज्यादा लाएं। अपने खाने में, भोजन में रॉ फूड को ज्यादा इंक्लूड करें और जो कैंड फूड, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, ये सारा फूड है, इन फूड्स को अवॉइड करें, ये खाएं ना। तो ये सारे, योगा करें, मेडिटेशन करें और अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। इसे नॉर्मल नॉर्म्स में लाना पड़ेगा। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। जब तक कि इस कोरोना की चेन ब्रेक नहीं होती, इस कोरोना पे काबू नहीं हो पाता, या हमें 6 महीने, साल भर या 2 साल, 3 साल इसमें लग जाएं, हमें ये मान के चलना है कि हमें ये फॉलो करना है। ये हम ये ना सोचें कि ये सरकारी लॉकडाउन 15 दिन का खत्म हो गया तो हम बिल्कुल ऐसे घर से बाहर निकलें जैसे जेल से निकले हों। तो हम ये सोचें कि हम अपने ऊपर सेल्फ लॉकडाउन लगा के रखें और उसी से हमें इस कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी मिलेगी। सरकार को भी मदद मिलेगी
आपको अपने आप भी मदद मिलेगी, देश को भी मदद मिलेगी और हम आपस में भी सबकी मदद कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ जुड़ने के लिए, IMA ईस्ट दिल्ली प्रेसिडेंट, और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए जो इस वक्त के लिए उनके लिए बहुत जरूरी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।